500 पेज की मेरी इंग्लिश संजीवनी किताब मंगवाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मेरा इंग्लिश संजीवनी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इंग्लिश संजीवनी कोर्स में आपका फिर से स्वागत है। आज आपका तीसरा दिन है और मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि आप 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सीखने वाले हैं। यानी मैं आपको 7 दिनों में 7 साल के बराबर अंग्रेजी सिखा दूंगा, किसी भी हालत में। पिछले वीडियो में आपने सीखा था गेट का पहला और दूसरा नियम, और इस भाग में सबसे पहले हम सीखेंगे गेट का तीसरा और चौथा नियम। और उसके बाद इसी वीडियो में हम सीखेंगे एक ऐसा जबरदस्त नियम जो अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को आसान बना देगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे गेट का तीसरा नियम। ध्यान से सुनिए। गेट का तीसरा नियम यह है कि अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है तो हमेशा उस वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाई जाती है। फिर से सुनिए। अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में अगर कोई अंग्रेजी वाक्य हो और उस अंग्रेजी वाक्य में गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद, आपको पता है गेट की 5 फॉर्म्स होती हैं, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट। तो अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में इस गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है, अगर उस अंग्रेजी वाक्य में इन 5 शब्दों के बाद गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आ जाए, कोई वर्ब आती है, तो हमेशा उस वर्ब की तीसरी फॉर्म ही लगाई जाती है। वो जो वर्ब है उसकी तीसरी फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म ही लगाई जाएगी। आइए कुछ वाक्य देखते हैं, आपको और अच्छी तरह से ये गेट का तीसरा नियम समझ में आ जाएगा। एक वाक्य लेते हैं, मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूं। अब ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य के बीच में एक हो शब्द आया है, तो जब इसकी अंग्रेजी बनाएंगे तो गेट तो जरूर लगाएंगे। सूत्र है इस वाक्य का सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1। और अब हम इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे इस सूत्र के अनुसार। आपको अभी यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह सूत्र कहां से आया और कैसे बनाया गया, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा बहुत आसानी से। अभी तो सिर्फ गेट के नियमों पर ध्यान दीजिए। मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूं, हो शब्द लगा है तो कहां लगाएंगे गेट को। गेट का दूसरा नियम क्या कहता है? गेट का दूसरा नियम कहता है कि गेट को हमेशा अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब के स्थान पर लगाइए, और अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब की जो फॉर्म होगी गेट की भी वही फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर सूत्र में मेन वर्ब की पहली फॉर्म है तो गेट की भी पहली फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गेट। मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं यानी आई गेट। अब देखिए गेट का तीसरा नियम क्या कहता है। गेट का तीसरा नियम यह कहता है कि अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में, जो हम अंग्रेजी वाक्य अभी बना रहे हैं, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है, तो अब यहां पर आ रहा है आई गेट कंफ्यूज। मैं रोज क्या हो जाता हूं? कंफ्यूज हो जाता हूं। और ये जो कंफ्यूज है ये एक वर्ब है। तो अगर गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसकी थर्ड फॉर्म यानी तीसरी फॉर्म लगाते हैं। तो यहां पर लगाएंगे आई गेट कंफ्यूज्ड, तीसरी फॉर्म, ईडी लग रहा है। कंफ्यूज की तीसरी फॉर्म होती है कंफ्यूज्ड। रोज यानी डेली। तो ये वाक्य बना मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूं। मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूं, आई गेट कंफ्यूज्ड डेली। आप अगर गलती से भी यहां पर कंफ्यूज्ड के स्थान पर कंफ्यूज लगा देते, 100 में से 90 लोग यही करते हैं। वो बोलते हैं आई गेट कंफ्यूज डेली, जबकि ये गलत है। सही क्या होगा? सही होगा आई गेट कंफ्यूज्ड डेली। तो मैं रोज कंफ्यूज हो जाता हूं, आई गेट कंफ्यूज्ड डेली। गेट क्यों लगाया? हो शब्द लगा है, मेन वर्ब के स्थान पर लगाया है। और कंफ्यूज्ड क्यों लगाया? क्योंकि यह है गेट का तीसरा नियम कि गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसकी तीसरी फॉर्म लगाते हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा।
अभी तो हमने गेट का प्रयोग किया, अब हम बाकी का भी तो प्रयोग करेंगे। एक और वाक्य लेते हैं, वह आज रिटायर हो गया। वह आज रिटायर हो गया, हो शब्द लगा है, गेट लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस सूत्र के अनुसार इस वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। वह आज रिटायर हो गया, वह यानी ही, गेट यहां पे लगाना है, दूसरी फॉर्म लगेगी। गेट की दूसरी फॉर्म क्या होती है? गॉट, ही गॉट। अब देखिए रिटायर क्या हो गया, वो आज रिटायर। रिटायर भी एक वर्ब है, तो इसकी भी तीसरी फॉर्म लगेगी, क्योंकि गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट में से किसी के भी बाद अगर कोई वर्ब आती है तो थर्ड फॉर्म लगती है, तीसरी फॉर्म लगती है। वह आज रिटायर हो गया, ही गॉट। रिटायर की तीसरी फॉर्म होती है रिटायर्ड, आज यानी टुडे। आप अगर गलती से भी ये लगा देते ही गॉट रिटायर, रिटायर्ड के स्थान पर अगर रिटायर लगा देते तो ये भी गलत हो जाता, क्योंकि आपको तो तीसरी फॉर्म लगानी है, ये गलत है। सही क्या है? ही गॉट रिटायर्ड टुडे, वह आज रिटायर हो गया, ही गॉट रिटायर्ड टुडे। एक और वाक्य लेते हैं, तुम रिजेक्ट हो चुके हो। तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तुमने इंटरव्यू तो दिया था, एग्जाम तो दिया था, लेकिन तुम रिजेक्ट हो चुके हो शब्द लगा है देखिए, और हो शब्द लगता है अगर बीच में तो गेट जरूर लगता है। एक सूत्र लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 यानी मेन वर्ब की तीसरी फॉर्म। गेट लगाना है क्योंकि हो लगा है, यहां लगाना है मेन वर्ब के स्थान पर, गेट की तीसरी फॉर्म लगाएंगे गॉट। तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तुम यानी यू हैव। अभी आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि यह सूत्र कहां से आया, यहां पर हैव क्यों लगाया गया, यह सब सोचने की जरूरत नहीं है, यह मैं आपको आगे सिखाऊंगा। यह बहुत आसान है, बहुत आसान। अभी तो सिर्फ गेट के नियमों पर ध्यान दीजिए। तुम रिजेक्ट हो चुके हो, तुम यानी यू हैव, गेट की तीसरी फॉर्म गॉट। अब देखिए तीसरा नियम, गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो तीसरी फॉर्म लगाते हैं। रिजेक्ट भी एक वर्ब है, तो इसकी भी तीसरी फॉर्म लगाएंगे रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, ईडी, रिजेक्ट की तीसरी फॉर्म होती है रिजेक्टेड। गलती से भी रिजेक्ट मत लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। यू हैव गॉट रिजेक्टेड, रिजेक्ट नहीं, ये तो गलत है। तुम रिजेक्ट हो चुके हो, यू हैव गॉट रिजेक्टेड। एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं बोर हो रहा हूं। मैं बोर हो रहा हूं, बोर। बहुत बार आप ये वाक्य बोलते होंगे, मैं बोर हो रहा हूं। देखिए हो शब्द लगा है, गेट जरूर लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी चौथी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म। मैं बोर हो रहा हूं, हो तो लगेगा। हो अगर लगता है हिंदी वाक्य को तो गेट को कहां लगाते हैं? मेन वर्ब के स्थान पर, चौथी फॉर्म है। गेट की चौथी फॉर्म क्या होती है? गेटिंग। मैं बोर हो रहा हूं, मैं यानी आई, आइए वाक्य बनाते हैं। मैं यानी आई एम, गेट की चौथी फॉर्म गेटिंग। बोर, अब ये भी एक वर्ब है, तो इसकी भी तीसरी फॉर्म लगेगी, क्योंकि इन पांचों में से किसी के भी बाद अगर कोई वर्ब आती है तो उसकी थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो बोर की तीसरी फॉर्म होती है बोर्ड। आप गलती से भी बोर मत लगा दीजिएगा, वो गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? आई एम गेटिंग बोर्ड। बोर की तीसरी फॉर्म होती है बोर्ड। मैं बोर हो रहा हूं, आई एम गेटिंग बोर्ड। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। कौन सा? टू गेट का एग्जाम्पल। टू गेट को हिंदी में क्या कहते हैं? होना, क्योंकि ना लगा है और ना नीने के लिए तो टू लगता है, और हो शब्द लगता है तो गेट जरूर लगता है। तो टू गेट को हिंदी में क्या कहते हैं? होना। या फिर आप ये कहें होना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू गेट। और ये कौन सी फॉर्म है? पांचवी फॉर्म है। एक वाक्य लेते हैं, मुझे सेलेक्ट होना है। मुझे इंटरव्यू में सेलेक्ट होना है, इंटरव्यू दिया है मैंने, मुझे सेलेक्ट होना है। हो ना, हो लगेगा तो गेट लगेगा, ना लगेगा तो टू लगेगा। तो होना की अंग्रेजी क्या बनेगी? टू गेट। सूत्र देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। V5 यानी पांचवी फॉर्म। पांचवी फॉर्म में वैसे भी टू लगता है, देखिए टू गेट। मुझे सेलेक्ट होना है, आई हैव, हो ना, टू गेट। अब देखिए सेलेक्ट भी एक वर्ब है, तो इसकी भी तीसरी फॉर्म लगेगी। सेलेक्ट की तीसरी फॉर्म होती है सेलेक्टेड। गलती से भी आप सेलेक्ट मत लगा दीजिएगा, वो गलत है। सही क्या होगा? आई हैव
टू गेट सेलेक्टेड, मुझे सेलेक्ट होना है। आई हैव टू गेट सेलेक्टेड। तो ये था गेट का तीसरा नियम कि गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो हमेशा उसकी तीसरी फॉर्म ही लगाई जाती है। और अब आइए देखते हैं गेट का आखिरी नियम, गेट का चौथा नियम। ध्यान से सुनिए। गेट का चौथा नियम यह है कि अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब नहीं है तो उस शब्द को वैसा का वैसा लगा दिया जाता है। फिर से देखिए, अगर किसी अंग्रेजी वाक्य में, अगर कोई अंग्रेजी वाक्य हो और उस अंग्रेजी वाक्य में गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग या टू गेट के बाद, यानी गेट की इन पांचों फॉर्म्स के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब नहीं है तो उस शब्द को वैसा का वैसा लगा दिया जाता है। यानी अगर गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब है तो उसकी तीसरी फॉर्म लगाते हैं। यह हमने अभी गेट के तीसरे नियम में सीखा था। लेकिन अगर गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब नहीं है तो फिर उस शब्द को वैसा का वैसा लगा देंगे हम लोग। यानी गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आता है जो वर्ब है तो उसकी तीसरी फॉर्म लगानी है। यह है गेट का तीसरा नियम। लेकिन अगर गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद कोई ऐसा शब्द आ जाए जो वर्ब नहीं है तो गेट का चौथा नियम यह कहता है कि उस शब्द को आप वैसा का वैसा लगा दो। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये गेट का चौथा नियम बहुत आसान है और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। एक वाक्य लेते हैं, तुम रोज लेट हो जाते हो। ध्यान से देखिए, हो शब्द लगा है बीच में तो गेट जरूर लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। V1 यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म। तुम रोज लेट हो जाते हो, तुम यानी यू। अब इस सूत्र के अनुसार इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। तुम रोज लेट हो जाते हो, तुम यानी यू, गेट लगाना है, पहली फॉर्म है, गेट की पहली फॉर्म होती है गेट। अब तुम रोज क्या हो जाते हो, लेट। अब ध्यान से देखिए, अब गेट के बाद में आपको क्या लगाना है, लेट। और ये जो लेट शब्द है ये कोई वर्ब नहीं है। तो अगर ये कोई वर्ब नहीं है तो गेट का चौथा नियम क्या कहता है, गेट का चौथा नियम कहता है कि इसको वैसा का वैसा लगा दो। तो यू गेट लेट, रोज यानी डेली। यहां पर हमने इसकी तीसरी फॉर्म नहीं लगाई क्योंकि ये वर्ब है ही नहीं, इसको हमने वैसा का वैसा लगा दिया। लेकिन अगर यहां पर कोई वर्ब आती तो हम उसकी तीसरी फॉर्म जरूर लगाते। तो तुम रोज लेट हो जाते हो, यू गेट लेट डेली। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह आज खुश हो गया। वह आज खुश हो गया, हो शब्द लगा है, गेट जरूर लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 यानी दूसरी फॉर्म। दूसरी फॉर्म क्या होती है गेट की, गॉट। हो शब्द लगा है, गेट तो जरूर लगाना है। दूसरी फॉर्म है गॉट। वह यानी ही, गेट की दूसरी फॉर्म गॉट। वह आज क्या हो गया, खुश हो गया। खुश को अंग्रेजी में कहते हैं हैप्पी, और हैप्पी भी कोई वर्ब नहीं है तो वैसा का वैसा लगा देंगे, ही गॉट हैप्पी। आज यानी टुडे, वह आज खुश हो गया, ही गॉट हैप्पी टुडे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, तुम ठीक हो चुके हो। बहुत बार कोई बीमार हो रहा होता है और जब वो ठीक हो जाता है तो डॉक्टर उसको क्या बोलता है, तुम ठीक हो चुके हो, अब तुम घर जा सकते हो। हो शब्द लगा है बीच में, गेट जरूर लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 यानी तीसरी फॉर्म। अब इस सूत्र के अनुसार इस हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं। तुम ठीक हो चुके हो, तुम यानी यू, हैव लगाएंगे, यू हैव। हो शब्द लगा है, गेट लगाना है मेन वर्ब के स्थान पर। तीसरी फॉर्म क्या होती है गेट की, गॉट। ठीक को अंग्रेजी में कहते हैं वेल, और ये भी कोई वर्ब नहीं है तो हम इसको वैसा का वैसा लगा देंगे। गेट का चौथा नियम यही कहता है। तो यू हैव गॉट वेल, तुम ठीक हो चुके हो, यू हैव गॉट वेल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वह उदास हो रहा है। हो शब्द लगा है, गेट जरूर लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी चौथी फॉर्म।
और गेट को यहां लगाना है, चौथी फॉर्म क्या है गेट की, गेटिंग, तो गेटिंग लगाना है यहां पे। वह उदास हो रहा है, वह यानी ही इज, गेट की चौथी फॉर्म गेटिंग। अब ये जो शब्द है ना उदास, ये भी कोई वर्ब नहीं है, तो इसकी भी तीसरी फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसको वैसा का वैसा लगाएंगे और इसको अंग्रेजी में कहते हैं अपसेट। ही इज गेटिंग अपसेट। वह उदास हो रहा है, ही इज गेटिंग अपसेट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वह मोटा हो रहा है, मोटा हो रहा है, हो शब्द लगा है, गेट जरूर लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, V4 यानी चौथी फॉर्म। अब आइए इस सूत्र के अनुसार इसकी अंग्रेजी बनाते हैं। वह यानी ही इज, चौथी फॉर्म गेटिंग, ही इज गेटिंग। अब मोटा, मोटा को अंग्रेजी में कहते हैं फैट, और ये भी कोई वर्ब नहीं है, तो इसको भी वैसा का वैसा लगाएंगे, फैट। वह मोटा हो रहा है, ही इज गेटिंग फैट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कौन सा, टू गेट का। टू गेट को हिंदी में क्या कहते हैं, होना। एक वाक्य लेते हैं, मुझे पतला होना है, मैं बहुत मोटा हो गया हूं और अब मुझे पतला होना है। हो ना लगा है तो टू लगेगा, हो लगा है तो गेट लगेगा। सूत्र है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट, V5 यानी पांचवी फॉर्म, और गेट तो लगाना है आपको, और गेट की पांचवी फॉर्म क्या होती है, टू गेट। मुझे पतला होना है, आई हैव, हो ना यानी टू गेट। पतला, पतला को अंग्रेजी में कहते हैं स्लिम, और स्लिम भी कोई वर्ब नहीं है, तो इसको भी वैसा का वैसा लगाएंगे, आई हैव टू गेट स्लिम। तो ये था गेट का चौथा नियम कि गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जो वर्ब नहीं है, तो उस शब्द को तो आपको वैसा का वैसा लगाना है। लेकिन गेट का तीसरा नियम जो आपने पहले पढ़ा था, वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि गेट, गॉट, गॉट, गेटिंग और टू गेट के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आ जाए जो वर्ब है, तो उसकी तीसरी फॉर्म लगाइए। तो ये थे गेट के चारों नियम। तो ये थे गेट के चारों नियम। अब हम सीखेंगे वह जबरदस्त नियम जो अंग्रेजी के बड़े बड़े वाक्यों को आसान बना देगा। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वर्ब्स यानी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, जैसे गो, कम, सिट, ईट, ड्रिंक आदि। तो आपने मेन वर्ब्स के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में। और अगर हम मेन वर्ब्स की बात करें तो छोटे वाक्यों में सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। अगर वाक्य छोटा है तो उसमें एक ही मेन वर्ब होती है, लेकिन जैसे जैसे वाक्य बड़े होते जाते हैं उनमें मेन वर्ब्स की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे जैसे वाक्य छोटे से बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे उनमें मेन वर्ब्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी। किसी में 2, किसी में 3, किसी में उससे भी ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाती हैं। जैसे अगर हम एक छोटा सा वाक्य लें, मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो ध्यान से देखिए इस हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब है, बोलता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा बड़ा वाक्य लें, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो इस हिंदी वाक्य में दो मेन वर्ब्स आई हैं। देखिए, बोलना और चाहता। बोलना भी एक क्रिया है, मेन वर्ब है, और चाहता ये भी एक क्रिया है, मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। तो इस वाक्य में दो मेन वर्ब्स आ गई, जबकि ऊपर वाले वाक्य में एक ही मेन वर्ब आई थी। अगर थोड़ा और बड़ा वाक्य लें, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, तो इस वाक्य में तो 3 मेन वर्ब्स आ गई, बोलना, सीखना और चाहता। तो जैसे जैसे वाक्य बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे उनमें मेन वर्ब्स की संख्या भी बढ़ती है। अगर और बड़ा वाक्य लें, जैसे मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूं, तो इस वाक्य में तो देखिए 4 मेन वर्ब्स आ गई, बोलना, सीखने, जाना और चाहता। तो जैसे जैसे वाक्य बड़े होते जाएंगे उनमें मेन वर्ब्स की संख्या भी बढ़ती जाएगी।
इस वीडियो में हम ये सभी वाक्य बनाना सीखेंगे, छोटे भी सीखेंगे और बड़े भी सीखेंगे। पहले छोटे वाक्य और फिर बड़े वाक्य। शुरुआत हम छोटे वाक्य से करेंगे जिनमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। पहले हम छोटे छोटे वाक्य सीखेंगे और फिर बड़े बड़े वाक्य। तो शुरुआत में हम छोटे वाक्य से ही शुरुआत करेंगे जिसमें सिर्फ एक ही मेन वर्ब होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है तो उसे अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाया जाता है। अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है, अगर किसी हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आ जाए तो उसे अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाया जाता है। बहुत आसान है। जैसे अगर मैं कहूं मैं अंग्रेजी बोलता हूं, तो इस हिंदी वाक्य में तो सिर्फ एक ही मेन वर्ब आई है, बोलता। अब सूत्र देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर सिर्फ एक ही मेन वर्ब आती है तो उसे अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाया जाता है। यहां पर V1 यानी मेन वर्ब की पहली फॉर्म है। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, मैं यानी आई, वाक्य बनाते हैं इस सूत्र के अनुसार। देखिए, मैं यानी आई, बोलता यानी स्पीक, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, आई स्पीक इंग्लिश। एक ही मेन वर्ब थी तो हमने उसे वी के स्थान पर लगा दिया। बहुत आसान है। लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं तो क्या करेंगे? अभी तो एक ही मेन वर्ब आई थी, लेकिन अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं, कोई ऐसा वाक्य हो जो बड़ा हो, उसमें एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं तो क्या करेंगे? इस समस्या के समाधान के लिए आइए देखते हैं एक छोटा सा नियम। एक छोटा सा नियम है जो आपको बहुत आसानी से वाक्य बनाना सिखा देगा। इस नियम का नाम है एक से ज्यादा मेन वर्ब्स का नियम। मैं आपको बता दूं कि इस नियम को बहुत अच्छी तरह से समझने के लिए तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं एक से ज्यादा मेन वर्ब्स का नियम। नियम यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आई है, अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में, कौन से वाक्य में? हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आई है, वही असली मेन वर्ब होगी जिसे हम अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाएंगे। और बाकी बची सभी मेन वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। फिर से देखिए, अगर किसी हिंदी वाक्य में, अगर कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आई है, वह मेन वर्ब जो उस हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आई है, वही असली मेन वर्ब होगी जिसे हम अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में वी के स्थान पर लगाएंगे। और बाकी बची मेन वर्ब, यानी वो जो अंत में जो मेन वर्ब आई है उसको छोड़कर बाकी बची सभी मेन वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। कहां लगाएंगे? ऑब्जेक्ट में। जैसे आप अगर ये कहें मैं अंग्रेजी बोलता हूं, या आपने अभी वाक्य बनाया था, तो सूत्र है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एक ही मेन वर्ब है, बोलता। तो वाक्य बनेगा आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन आप अगर ये कहें मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, तो इस वाक्य में तो दो मेन वर्ब्स आ गई, बोलना और चाहता। तो एक से ज्यादा मेन वर्ब्स का नियम क्या कहता है? अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं, जैसे यहां पर दो मेन वर्ब्स आ गई, तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आई है, जैसे यहां पर चाहता, ये इस हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आई है, तो यही असली मेन वर्ब होगी जिसे हम सूत्र में, अंग्रेजी वाक्य के सूत्र में मेन वर्ब के स्थान पर लगाएंगे। और जो बाकी बची मेन वर्ब है, जैसे यहां पर ये बोलना, ये बाकी बच गई, ये कहां पे जाएगी? बाकी बची सभी मेन वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट में लगाएंगे। सूत्र तो वही है जो कि ऊपर था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब इस वाक्य में दो मेन वर्ब्स आ गई हैं, तो असली मेन वर्ब कौन सी है? अंत वाली। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं। अब इस सूत्र के अनुसार बनाते हैं वाक्य। मैं यानी आई, असली मेन वर्ब कौन सी है? चाहता, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं want, WANT, आई want। बोलना, बोलना को अंग्रेजी में क्या कहेंगे?
ध्यान से देखिए, ना भी तो लगा है और ना नी ने के लिए तो टू लगाते हैं, तो बोलना की अंग्रेजी क्या बनेगी? बोलना की अंग्रेजी बनेगी टू स्पीक। टू स्पीक ये कहां पर रखा आपने? ऑब्जेक्ट में। बाकी बची सभी मेन वर्ब्स कहां पर जाती है? ऑब्जेक्ट में। अंग्रेजी यानी इंग्लिश, बहुत आसान है। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। तो एक से ज्यादा मेन वर्ब्स का नियम यह है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं, तो वह मेन वर्ब जो हिंदी वाक्य में सबसे अंत में आती है वही असली मेन वर्ब होगी, जिसे हम सूत्र में वी के स्थान पर लगाएंगे और बाकी बची सभी मेन वर्ब्स को हम ऑब्जेक्ट में स्थान देंगे। मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। आप अगर यह कहें, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, तो यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर तीन मेन वर्ब्स आ गई, बोलना, सीखना और चाहता। लेकिन अभी भी एक से ज्यादा मेन वर्ब्स का जो नियम है वो काम में आ जाएगा। नियम क्या है कि अगर एक से ज्यादा मेन वर्ब्स आ जाएं तो भी असली मेन वर्ब कौन सी है? जो सबसे अंत में आई है, और बाकी जो बची हुई मेन वर्ब्स हैं वो कहां जाएंगी? वो जाएंगी ऑब्जेक्ट में। सूत्र तो वही है जो अभी चल रहा था, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, मैं यानी आई, असली मेन वर्ब चाहता, वांट। अब आपको पीछे से आगे आना है, सीखना, सीखना और बोलना, ये कहां पर जाएगी? ये जाएगी ऑब्जेक्ट में, क्योंकि ये बाकी बची हुई मेन वर्ब है। सीखना, ना लगा है, देखिए सीखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू लर्न। टू क्यों लगाया है? क्योंकि ना लगा है। बोलना, यहां पे भी ना लगा है, बोलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टू स्पीक, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। तो मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। चाहता असली मेन वर्ब थी, और फिर आपको पीछे से आगे आना है और बाकी जितनी भी मेन वर्ब्स बच गई हैं उनको ऑब्जेक्ट में लगाना है। चलिए एक वाक्य और बनाते हैं, आप भी साथ साथ में बनाइएगा। वाक्य है, मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में चार चार मेन वर्ब्स आ गई, वाक्य बहुत बड़ा हो गया। मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूं, चार चार मेन वर्ब्स हैं, बोलना सीखने जाना चाहता। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमको पता है एक से ज्यादा मेन वर्ब्स का नियम, अंत वाली ही होती है असली मेन वर्ब, उसको आपको सूत्र में मेन वर्ब यानी वी के स्थान पर लगाना है, और बाकी जितनी भी बच गई उसको कहां पे लगाना है? आपको उनको ऑब्जेक्ट में लगाना है। तो वाक्य बनाते हैं, देखिए इस सूत्र के अनुसार, मैं यानी आई, चाहता वांट। अब आपको पीछे से आगे आना है और बाकी सभी मेन वर्ब्स को ऑब्जेक्ट में लगाते जाना है। चाहता वांट लगा दिया आपने, जाना की अंग्रेजी क्या बनेगी? ना लगा है, टू गो। सीखने, टू लर्न, और बोलना, टू स्पीक, अंग्रेजी यानी इंग्लिश। मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। है आसान। मैं अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हूं, चाहता, आई वॉन्ट टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश, और मैं अंग्रेजी बोलना सीखने जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो टू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ और वाक्य बनाते हैं, आपको यह नियम और अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक वाक्य लेते हैं, वह क्रिकेट खेल रहा है। ध्यान से देखिए, इस हिंदी वाक्य में सिर्फ एक ही मेन वर्ब आई है, खेल रहा। अब इस हिंदी वाक्य को जब अंग्रेजी में बनाना है तो एक सूत्र है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 यानी चौथी फॉर्म। तो इस सूत्र के अनुसार हम इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। चलिए बनाते हैं। वह क्रिकेट खेल रहा है, वह यानी ही सब्जेक्ट है, इज खेल रहा, प्ले चौथी फॉर्म, ING वाली फॉर्म, प्लेइंग, क्रिकेट। वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, एक ही मेन वर्ब थी जिसे हमने वी के स्थान पर लगाया। लेकिन आप अगर यह कहें वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, तो इस हिंदी वाक्य में तो दो मेन वर्ब्स हैं, खेलने और जा रहा। अब कौन सी वाली मेन वर्ब असली मेन वर्ब है? अंत वाली। इसे कहां रखेंगे? आप इसे सूत्र में वी के स्थान पर लगाएंगे, और बाकी जो बची है खेलने, ये कहां जाएगी? ये जाएगी ऑब्जेक्ट में। सूत्र तो वही है जो था ऊपर,
सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अब यहां पर दो दो मेन वर्ब्स आ गई हैं। वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, वह यानी ही इज जा रहा, इसको लगाएंगे V4 के स्थान पर। चौथी फॉर्म है गो, जिसकी चौथी फॉर्म क्या होती है? गोइंग। खेलने लगा है, टू लगेगा, ये कहां जाएगा? ये ऑब्जेक्ट में। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, लेकिन वह क्रिकेट खेलने जा रहा है। ही इज गोइंग टू प्ले क्रिकेट। और अगर आप ये कहें वह क्रिकेट खेलना सीखने जा रहा है, उसको क्रिकेट खेलना आता नहीं है लेकिन वह क्रिकेट खेलना सीखने जा रहा है, तो यहां पर तो तीन तीन मेन वर्ब्स आ गई, खेलना, सीखने और जा रहा, तीन तीन मेन वर्ब्स आ गई हैं यहां पर। सूत्र तो वही है, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए वाक्य बनाते हैं। तीन मेन वर्ब्स हैं, अंत वाली कौन सी है? जा रहा, असली मेन वर्ब यही है, यहां पर लगाते हैं V4 के स्थान पर। वह क्रिकेट खेलने जा रहा है, वह यानी ही सब्जेक्ट है। ही इज जा रहा, गोइंग। सीखने, आपको पीछे से आगे आना है, मैंने बताया था आपको। सीखने के अंत में ने लगा है, टू लर्न। खेलना, ये भी बाकी बची मेन वर्ब है, ये भी ऑब्जेक्ट में जाएगी। खेलना को क्या कहते हैं? यहां पर भी ना लगा है, टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलना सीखने जा रहा है। ही इज गोइंग टू लर्न टू प्ले क्रिकेट। आसान है ना? तो अभी आपने देखा कि एक छोटे से नियम से इतने बड़े वाक्य को बनाने में आसानी हो गई। तो यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर तरीका सही हो तो अंग्रेजी को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सीखा जा सकता है। अगले वीडियो में हम सीखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।